हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक वॉर थ्रिलर फिल्म 13 मिनट की कहानी बता रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत एक जर्मन मजदूर जॉर्ज एल्सर से होती है, जो कुछ होममेड डायनामाइट स्टिक्स को एक पत्थर के स्तंभ पिलर के अंदर छिपा रहा होता है। वह एक टाइम बम बनाकर उसमें फिट करता है और छेद को ढक देता है ताकि किसी को शक न हो। इस दौरान उसका हाथ कट जाता है और घुटनों में चोट भी लग जाती है। यह 7 नवंबर 1939 की रात है और जॉर्ज म्यूनिख, जर्मनी के एक बड़े बियर हॉल बर्गर ब्रॉयकलर में मौजूद है। यह जगह जल्द ही नाजी पार्टी के बड़े अधिकारियों से भरने वाली है। जॉर्ज यह अनुमान लगाता है कि उसका टारगेट लक्ष्य कहां बैठेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि विस्फोटक बेअम ठीक से रखा गया है, वह वहां से निकल जाता है। अगले दिन 8 नवंबर 1939 को उसी जगह एडोल्फ हिटलर, जो उस समय जर्मनी का चांसलर था, अपने साथियों के साथ मंच पोडियम पर पहुंचता है। वह हर साल दी जाने वाली एक स्पीच देने आया है, जिसमें वह 16 साल पहले की असफल तख्ता पलट कूप अटेम्प्ट की घटना को याद करता है। हिटलर ठीक उसी स्तंभ के सामने खड़ा होता है जिसमें टाइम बम छिपा होता है। इस बीच जॉर्ज एल्सर शहर कॉन्स्टेंस में अपनी जेब घड़ी, पॉकेट वॉच बार बार देखता है। वह जल्द से जल्द जर्मन स्विस बॉर्डर पार करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह बॉर्डर के पास पहुंचता है, उसे जर्मन सैनिकों द्वारा रोक लिया जाता है। सैनिकों से बचने के लिए जॉर्ज कहता है कि वह स्थानीय लोकगीत सोसाइटी के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन जब सैनिकों को उसके हाथ में वायर कटर दिखता है तो उन्हें शक हो जाता है। वे उसे हिरासत में ले लेते हैं और उसका सामान जब्त कर लेते हैं। सैनिकों को एक ब्लूप्रिंट नक्शा मिलता है जो उसी इमारत का होता है जहां विस्फोटक रखा गया है। जॉर्ज लगातार दीवार पर टंगी घड़ी को घूरता रहता है। रात के 9 बजे का समय होता है और उसे पता होता है कि बम फटने वाला है। तभी एक सैनिक जॉर्ज की कोट की लैपल पर रेड फ्रंट, एक वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का बैज देख लेता है, जो उस समय गैरकानूनी था। सैनिक तुरंत उसे दीवार की ओर मुंह करने का आदेश देता है और उसकी चोटें देखकर उसे जेल में डाल देता है। जॉर्ज घबराया हुआ अपनी पॉकेट वॉच देखता है। ठीक रात के 9:20 म्यूनिख में जबरदस्त धमाका होता है। जॉर्ज जेल में ही बैठा रहता है। उसे नहीं पता कि उसका असैसिनेशन प्लान सफल हुआ या नहीं। उधर जर्मन सुरक्षा मुख्यालय राइच सिक्योरिटी मेन ऑफिस में अधिकारियों को म्यूनिख विस्फोट की खबर मिलती है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सैनिक हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। इसी दौरान क्रिपो पुलिस चीफ आर्थर नेबे के नेतृत्व में एक नाजी पार्टी का काफिला जॉर्ज के गांव पहुंचता है। वह वहां के स्थानीय नाजी नेता एबरले को आदेश देता है कि जॉर्ज एल्सर के सभी रिश्तेदारों को टाउन स्क्वायर, गांव के मुख्य चौक में बुलाया जाए। कानून का पालन करने वाले नागरिकों थे, लेकिन नेबे बहुत गुस्से में था और किसी भी हालत में अपना आदेश मानना चाहता था। जल्द ही अधिकारी जॉर्ज के परिवार को ढूंढ निकालते हैं, जिसमें उसकी पूर्व मंगेतर एल्सा भी शामिल होती है। उसे और उसके 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक ट्रक में ले जाया जाता है, लेकिन आखिरी समय पर एबरली आकर बच्चों को सुरक्षित ले जाता है। कुछ समय बाद नेबे अपने अधिकारियों के साथ विस्फोट के बाद का फुटेज देखता है। वह नुकसान की भारी मात्रा देखकर चौंक जाता है। अगले दृश्य में जॉर्ज को हथकड़ी पहनाकर बर्लिन के एक जांच कार्यालय में लाया जाता है। जॉर्ज तुरंत देखता है कि पास की मेज पर यातना देने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण रखे हैं। नेबे और कुछ अन्य अधिकारी भी कमरे में आते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें नाजी सलाम, नाजी सल्यूट देने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह एक सामान्य अभिवादन करता है, गुड डे। फिर नेबे अपना परिचय देता है और बताता है कि वह इस मामले की जांच कर रहा है। वह गेस्टापो के प्रमुख हाइनरिक म्यूलर का भी परिचय कराता है, जो जांच में उसकी मदद करेगा। नेबे जॉर्ज के घुटनों को देखना चाहता है और उसे पैंट उतारने का आदेश देता है। जॉर्ज ऐसा करता है और उसके घुटनों पर गहरे चोट के निशान नजर आते हैं। इससे पुलिस प्रमुख का शक पक्का हो जाता है। जॉर्ज ने खुद ही बम लगाया था। इसके बाद नेबे जॉर्ज को बताता है कि हिटलर अभी भी जिंदा है, लेकिन विस्फोट में 7 निर्दोष लोग मारे गए। असल में फ्यूरर हिटलर धमाके से 13 मिनट पहले ही वहां से निकल गया था। यह सुनकर जॉर्ज टूट जाता है, क्योंकि यह हिटलर को मारने का उसका एकमात्र मौका था। म्यूलर फिर औपचारिक पूछताछ शुरू करता है और जॉर्ज से उसका पूरा नाम और जन्मस्थान पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय जॉर्ज अचानक गहरी सोच में चला जाता है और फ्लैशबैक में खो जाता है। फ्लैशबैक 1932, उसकी यादें उसे 1932 में ले जाती हैं, जब वह अपने दोस्तों के साथ लेक कॉन्स्टेंस पर मस्ती कर रहा था। जॉर्ज एक कुशल बढ़ई, वुडवर्कर और हारमोनियम बजाने वाला व्यक्ति था। वह कॉन्स्टेंस शहर में एक छोटी सी घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन
उसे एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसके शराबी पिता ने परिवार की 2 जमीनें बेच दी हैं। इनमें से एक जमीन सबसे कीमती थी। इस वजह से जॉर्ज को अपने घर वापस जाना पड़ता है ताकि वह इस मामले को संभाल सके। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव कुनिग्सब्रुन पहुंचता है, जो जर्मनी के दक्षिण में स्थित एक किसान गांव है। वह अपनी मां को गले लगाता है, जबकि उसका शराब में धुत पिता पास की बेंच पर बेसुध पड़ा होता है। उस दोपहर जब जॉर्ज अपने घर के पिछवाड़े में लकड़ियां काट रहा होता है, तो वह देखता है कि उसका पिता फिर से शराब का एक जग लेकर आ रहा है। यह देखकर वह सहन नहीं कर पाता और गुस्से में अपने पिता से उसका नशे की लत को लेकर भिड़ जाता है। तुम खुद को देखो, इंसान। वापस वर्तमान में म्यूलर को यह पसंद नहीं आता कि जॉर्ज इस तरह ध्यान भटका रहा कुनिग्सब्रुन के पब में बैठा होता है। तभी एरिक, जो एक स्थानीय व्यापारी और एल्सा का पति है, चोटिल चेहरे के साथ अंदर आता है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पीते हुए कहता है कि उसकी पत्नी एल्सा ने उसे मारा था, लेकिन वह गर्व से कहता है कि अब वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। यह सुनकर जॉर्ज को चिंता होती है कि कहीं एल्सा को गंभीर चोट तो नहीं आई। वह तुरंत उसके घर जाता है और देखता है कि वह अपने बिस्तर पर रो रही है। उसके चेहरे के दाईं ओर गहरी चोट के निशान होते हैं। चिंतित जॉर्ज उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। इसी बीच एल्सा उसकी ओर झुककर उसे चूम लेती है। यह पता चलता है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से एक गहरा रिश्ता चल रहा था। इसके बाद वे दोनों संबंध बनाते हैं और उनका प्रेम प्रसंग औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। नाजी जेल में वापस अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है, जहां जॉर्ज नाबा को समझा रहा है कि उसने बम बनाने के लिए सामग्री कहां से जुटाई। वह बताता है कि उसे बारूद उस स्टील फैक्ट्री से मिला जहां वह काम करता था। साथ ही वह पास की एक खदान से डायनामाइट चोरी करने में भी सफल रहा। नाबा चाहता है कि जॉर्ज ये स्वीकार करे कि वह किसी और को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन जॉर्ज पूरी मजबूती से कहता है कि उसने यह सब अकेले किया। अपनी बात को साबित करने के लिए जॉर्ज यह भी दिखाता है कि उसने 2 घड़ियों और एक डेटोनेटर का इस्तेमाल करके विस्फोट कैसे किया। यादों में डूबा जॉर्ज जांच और यातना के दौरान जॉर्ज बार बार अपनी यादों में खो जाता है। एक बार जब वह और एल्सा एक पिकनिक पर थे, तब एल्सा उसे बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि बच्चा जॉर्ज का है या उसके शराबी और हिंसक पति एरिक का। इस पर जॉर्ज मजाक में कहता है, कोई बात नहीं प्रिय, बस इंतजार करो। अगर बच्चा बेकार इंसान जैसा निकला तो हम समझ जाएंगे कि वह किसका है। नाजी प्रचार और आतंक इस बीच जर्मनी के ग्रामीण इलाकों में नाजी विचारधारा धीरे धीरे लोगों के दिलों और दिमागों में जहर घोल रही थी। हर जगह नाजी पार्टी के सदस्य मौजूद थे और जो भी उनका विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता। जॉर्ज और उसका दोस्त जोसेफ, जो रेड फ्रंट विरोधी दल का सदस्य था, अपने रेडियो पर नियमित रूप से सोवियत समाचार सुनते थे।